Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 6 British policies and their impacts. We have discussed till here in part 1. We'll start part 2 with लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी क्योंकि इनकी मेजर अर्निंग का सोर्स लैंड रेवेन्यू ही था। बेटा जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक जो हमारे विलेजेस हुआ करते थे, हमारे जो गांव हुआ करते थे, वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे। इट मीन्स वट एवर दे वॉन्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सब एक विलेज में ही पूरी हो जाया करती थी। समझ में आई बात? किसी को राइस चाहिए तो किसी को वीट चाहिए तो किसी को गार्ड चाहिए तो किसी को बिटर गार्ड चाहिए, तो ये लोग अपने अपने फील्ड में अलग अलग चीज़ों को ग्रो करते थे और बाद में उसको एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो समझ में आ रहा है क्या मतलब है सेल्फ सफिशिएंट बोलने का? विलेज या गांव सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे। वट एवर दे रिक्वायर्ड, वट एवर दे नीडेड इज़ फुलफिल्ड विद इन अ विलेज ओनली। क्लियर है? इन अ विलेज, इन एवरी विलेज देयर वॉज अ बार्बर जो सैलून का काम करेगा, है ना, कटिंग वटिंग कर दिया करेगा लोगों की। वॉशरमैन हुआ करते थे, कुछ लैंडलेस वर्कर्स हुआ करते थे जो दूसरों के फील्ड में जाके काम कर लिया करते थे। इट मीन्स एवरीथिंग वट एवर रिक्वायर्ड बाई दैम इज़ अवेलेबल टू दैम विद इन अ विलेज ओनली। क्लियर है? तो विलेज सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग दैट पीपल नीडेड, जो भी उस गांव के लोगों को चाहिए होता था वो उसी गांव में प्रोड्यूस हो जाता था। जो पीजेंट्स होते थे उनके पास लैंड होती थी, उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे, राइस वीट पल्सेस ग्रो किया करते थे। जो किसान होते थे ना बेटा, जो पीजेंट्स होते थे उनकी खुद की ज़मीनें होती थी जिस पे वो कल्टीवेशन करते थे। इट वॉज राइटफुली हिज, और वो उनकी ज़मीनें होती थी, उसके ऊपर उनके राइट होते थे और किसी को भी राइट नहीं था कि वो उसे एविक्ट कर दे। एविक्ट करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना, तो बाहर निकालने के राइट किसी को नहीं थे क्योंकि ज़मीन उनकी खुद की थी, उनको बिलोंग करती थी। ठीक है? और ना ही तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो उनको कहे कि आपको ये कल्टीवेट करना है या ये कल्टीवेट नहीं करना है, ये कल्टीवेट करना है तो इसको इस तरीके से कल्टीवेट करना है। हमारे गांव बहुत ही स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, जो उनकी मर्जी होती थी वो उसको ग्रो किया करते थे। ठीक है? उनकी ज़मीनें उनकी खुद की हुआ करती थी, कोई उन्हें उनकी ज़मीनों से बाहर नहीं निकालता था। क्लियर है? बेटा जो किसान हुआ करते थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, उनसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कुछ स्मॉल पार्ट अपनी प्रोड्यूस का रूलर को देंगे एज रेवेन्यू। ठीक है? क्या बोला है यहाँ पर? स्मॉल पार्ट। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू किसानों से नहीं लिया जाता था। द पीजेंट्स वॉज ओनली एक्सपेक्टेड टू पे स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोड्यूस, जो भी उन्होंने उगाया होगा, राइस हो वीट हो, उसका कुछ पार्ट वो रूलर को दे देंगे। ऑल्सो अगर ईल्ड उनका खुद का क्रॉप फेल कर जाता है ड्यू टू एनी ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, कभी बाढ़ आई हो, कभी सूखा पड़ गया हो, तो उनके लैंड रेवेन्यू को खुद राजा ही या तो कम कर देता था या पूरी तरह वेव कर देता था, माफ़ कर देता कि भाई इस साल आपकी खुद की फसल नहीं हुई है तो आपको मुझे कोई रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हुई बात? तो ईल्ड अगर इफ़ेक्ट होगी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से अगर एक साल फसल बर्बाद हो जाए तो राजा बोलता था कि ठीक है इस साल का कम रेवेन्यू दे दो या रेवेन्यू दो ही मत। क्लियर है? बेटा हुआ क्या, जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी को ही ख़त्म कर दिया। विलेज जो एक बहुत डायनेमिक यूनिट हुआ करती थी, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही अंग्रेज़ों ने चेंज कर दिया। कौन कौन से चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए? तो पहला चेंज ये था कि पहले जो हमारे पीजेंट्स होते थे वो रेवेन्यू किसको पे करते थे? अपने रूलर को पे करते थे, है ना। और रूलर बहुत काइंड हुआ करता था। जब क्रॉप फेल हो जाती थी तो उनसे रेवेन्यू भी नहीं लेता था। पर ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने जाते तो वो इस तरीके का कोई हेल्प विलेजर्स को नहीं करते। ठीक है? तो अब रूलर्स की जगह कौन जाएंगे? ऑफिशियल्स जाएंगे कंपनी के, क्या कलेक्ट करने? रेवेन्यू कलेक्ट करने। दूसरा जो रेवेन्यू है वो फिक्स रहता था और उसे हमेशा काय में पे करना पड़ता था? कैश। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एंड वॉज पेड इन कैश। रेवेन्यू फिक्स रहेगा और आपको उसको काय में ही पे करना है, कैश में पे करना है। थर्ड, कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलता था रेवेन्यू पेमेंट में। आपको रेवेन्यू पेमेंट करनी है तो करनी है। अगर आपकी क्रॉप फेल भी हो जाए तो भी हमें मतलब नहीं है, आपके ऊपर जो ड्यू रेवेन्यू है वो तो आपको देना ही है, और नहीं दे पाओगे
वैसे तो आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपकी क्रॉप फेल होगी, अब आपके पास ही पैसा नहीं तो आप कैसे दोगे। पर ब्रिटिशर्स इस बात के लिए बिल्कुल आपको हेल्प नहीं करते थे। वो कहते थे ठीक है मत दो रेवेन्यू, आपकी ज़मीनें हमारी हुई, और उस किसान को ज़मीन से निकाल दिया जाता था जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था। तो रेवेन्यू पे करना तो बेसिक नीड बन गई थी बेटा। जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो मेजर सोर्स था कंपनी की इनकम का। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारा पैसा इंडिया से कमाती थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो किससे कमाती थी? तो लैंड रेवेन्यू से कमाती थी, ज़मीनों के ऊपर कर लगा के, टैक्स लगा के, रेवेन्यू लगा के, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। तो बेटा लैंड रेवेन्यू क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसको टाइम पर कलेक्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। जब गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स थे तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक नए सिस्टम को ऑप्ट किया और इस सिस्टम का नाम था इजारदारी सिस्टम, ठीक है। तो जब गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के जो राइट थे उन्हें हाईएस्ट बिडर को देना है, सही समझा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा कि भाई इस गांव से मैं 1 लाख रुपए कलेक्ट करके दे सकता हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं 80,000 करके दे सकता हूँ, तीसरा बोल रहा है 1,20,000 करके दे सकता हूँ। तो जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाता था, उसको राइट दे दिए जाते थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के। जो बिडर सिस्टम था या जो इजारदारी सिस्टम था ये फॉल्टी रहा, बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाया। तो वो सिस्टम जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था वो सिस्टम कैसा निकला? फॉल्टी, ठीक है। इजारदारी सिस्टम ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाया। जो अमाउंट हुआ करता था बिड का वो एक्चुअल में ये लोग ज़्यादा लगा देते थे, ठीक है। वो लैंड जितना प्रोड्यूस कर सकती है उस पर जितना टैक्स कलेक्ट हो सकता है उससे भी ज़्यादा की ये लोग क्या लगा देते थे? बिड लगा देते थे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द बिड वॉज हायर देन वॉट द लैंड वॉज वर्थ प्रोड्यूसिंग। जितना वो लैंड प्रोड्यूस कर सकती है उससे ज़्यादा अमाउंट की अगर आप बिड लगा दोगे तो कैसे उतना लैंड रेवेन्यू वसूल कर पाओगे? ऑब्वियस सी बातें नहीं कर पाओगे। This is because the bidder did not take into consideration the productivity of land while bidding. अब bidding करते टाइम तो इनको ऐसा लगता था यार कि हम ही हायर बिडर हों, हमें ही कंपनी राइट दे दे, ये सोचते तो नहीं थे लॉजिकली कि भाई जिस ज़मीन के लिए हम बिड लगा रहे हैं उसमें इतना प्रोड्यूस हो भी पाएगा कि इतना लैंड रेवेन्यू दे पाएँ कि नहीं दे पाएँ। तो ये सिस्टम, इजारदारी सिस्टम इसलिए फॉल्टी था कि जो बिडर हुआ करता था वो एक्चुअल में एनालिसिस ही नहीं करता था। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी थी वो कभी भी उस अमाउंट को रिकवर ही नहीं कर पाएगी जितने में बिड लगाई गई है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉपर एनालिसिस के बिना बिड लगा दी गई थी, है ना। सेकेंड, जो कंपनी की इनकम थी वो अनस्टेबल रही, क्योंकि जो बिडिंग अमाउंट था वो हर साल क्या करता था? वेरी करता रहता था। इस साल हाईएस्ट बिडर 1,20,000 रहा, तो दूसरे साल जब उसने देखा कि यार 1,20,000 पे करना तो मुश्किल होता तो उसने नेक्स्ट ईयर 80 की बिड लगाई। फिर उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में कुछ और बिड अमाउंट कर दिया। तो बिड का अमाउंट हर साल वेरी करता था और इसलिए जो कंपनी थी उसकी इनकम अनस्टेबल हुआ करती थी। कंपनी अब सोच रही थी यार कि हमें कुछ नया सिस्टम मिले, मोर एफिशिएंट सिस्टम मिले जिससे हम अच्छे से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। तो इस इफ़ेक्ट के लिए कंपनी ने 3 रेवेन्यू सिस्टम ऑप्ट किए। पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था महलवारी सिस्टम और तीसरा था रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम सीधे किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना, महलवारी सिस्टम विलेज से कलेक्ट करना और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में तो यहाँ पर ज़मींदार हुआ करते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। परमानेंट सिस्टम में किसकी चलती थी बेटा? ज़मींदारों की, ठीक है। उनको ड्यूटी दी गई थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की। महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन को दी गई थी और रैयतवारी सिस्टम में सीधे किसानों से। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया 1793 में, लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के हिसाब से होता क्या था कि एक बार जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया आपको साल दर साल वही रेवेन्यू पे करना होता था। तो एज पर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के हिसाब से जो लैंड रेवेन्यू होता था बंगाल और बिहार से जिसको कलेक्ट करना था उसे फिक्स कर दिया गया। तो इनिशियली ये कौन से 2 स्टेट में आया? बंगाल और बिहार में आया, क्लियर है। और बंगाल और बिहार पे लगने वाले रेवेन्यू को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि भाई कंपनी को स्टीडी इनकम मिले। एक बार ज़मीन पे 20% 25% जो टैक्स लगा दिया तो वो हर साल लगता रहेगा
और कंपनी को भी ये पता रहेगा कि हर साल मुझे इस एरिया से 20 से 25% टैक्स तो मिलने वाला है, तो उसकी इनकम स्टेडी रहेगी, है ना, हर साल उसे उतना ही अमाउंट मिलेगा। जो मेन फीचर्स थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के वो ये थे बेटा। इस सिस्टम का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, फर्स्ट फीचर था, वो ये था कि जो रेवेन्यू हुआ करते थे पर्टिकुलर एरिया के, उन्हें फ़िक्स कर दिया जाता था पहले ही, और उसमें फिर बाद में कोई चेंज नहीं किया जाता था। हर साल जितना अमाउंट फ़िक्स कर दिया उतना ही वसूला जाता था। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, वो करने वाले कौन होते थे? लोकल ज़मींदार। लोकल ज़मींदार को ये राइट दे दिया था कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। जो लोकल ज़मींदार हुआ करते थे वो इस रेवेन्यू का कुछ अमाउंट अपने पास रखकर बाकी का अमाउंट किसको दे देते थे? कंपनी को दे देते थे, और वो भी एक फ़िक्स रेट पर। मतलब ज़मींदारों के ऊपर भी एक प्रेशर ही रहता था कि उनको इतना अमाउंट कलेक्ट करना ही है और उसको इस रेट पे कंपनी को देना ही है। जो ज़मींदार होते थे वो सरप्लस रेवेन्यू अपने पास रख लेते थे। कभी पॉसिबल हो पाता जब वो ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर पाते, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट तो आपको कंपनी को देना ही है ना, इतना फिक्स्ड अमाउंट तो कंपनी को देना ही है। उससे ज़्यादा अगर आप रेवेन्यू वसूल कर पाए तो आप अपने पास रख लेना, बाकी एक फिक्स्ड अमाउंट तो आपको कंपनी को देना ही है। एट द सेम टाइम इसी टाइम में क्या होता था, अगर वो सर्टेन अमाउंट, जो अमाउंट उसने बिड किया था वो अमाउंट एक सर्टेन रेट पे अगर कंपनी को नहीं दे पाएगा तो उसके जो ज़मींदारी राइट्स हैं ये छीन लिए जाएंगे। और एक ज़मींदार से उसके राइट्स को छीन लेना, सोचो कितनी मुश्किल बात थी। ज़मींदार तो जिंदा रहते रहते मर जाए, क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर प्रेशर हुआ करता था। एक तो ज़मींदार किसानों से ज़्यादा वसूलता था क्योंकि उसको कुछ हिस्सा अपने लिए रखना पड़ता था। दूसरा, एक सर्टेन डेट तक अगर वो कंपनी को उस अमाउंट को नहीं पे करेगा तो उसकी ज़मींदारी छिन जाएगी। द लैंड वॉज देन ऑक्शन टू द हाइएस्ट बिडर, और फिर वो ज़मीन ज़मींदार से तो ले ली जाएगी, उनके ज़मींदारी राइट ले लिए जाएंगे, और वो फिर किसको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे? हाईएस्ट बिडर को। और बेटा ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला साबित हुआ। बहुत सारे तरीक़ों से हम देख सकते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रही, ठीक है ना। किसान फ़ायदे में रहे, फार्मर्स को तो बेचारों को रेवेन्यू ज़्यादा ही पे करना पड़ा। ज़मींदार को डर लगा रहता हमारे ज़मींदारी राइट छिन जाएंगे, है ना, हमारे ज़मींदारी राइट किसी और को दे दिए जाएंगे। पर कंपनी यहाँ बराबर फ़ायदे में रही। पहला फ़ायदा ये था कि कंपनी को फिक्स और रेगुलर इनकम मिलती रही। उसे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि उसे हर किसान के पीछे भागना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन के लिए, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के राइट तो किसको दे दिए गए? ज़मींदार को दे दिए गए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब ज़मींदार कलेक्ट करेगा टैक्सेस को। जो लोकल ज़मींदार होते थे वो काम किया करते थे टैक्स कलेक्शन का। मेहनत से जो टैक्स कलेक्ट होता था वो रेवेन्यू किसको दे दिया करते थे? कंपनी को दे दिया करते थे। तो अब कंपनी को फिक्स्ड और रेगुलर इनकम भी मिलेगी, है ना। दूसरा, अब उसको किसानों के पीछे भागकर टैक्स वसूलने की ज़रूरत नहीं। लोकल ज़मींदार वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करेगा और फिर कंपनी को दे दिया करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक नई क्लास बन गई लैंडलॉर्ड्स की, जो कंपनी के बहुत लॉयल हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल हुआ करते थे, ठीक है। तो एक नई क्लास अंग्रेज़ों ने बना दी, किसकी? ज़मींदार की, लैंडलॉर्ड्स की, जो हमेशा कंपनी के फेवर में रहते थे। ये बेटा जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस हुआ किसानों के लिए। पहला, जो किसान थे उन्हें ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था ज़मींदार को। अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें उनकी खुद की ज़मीनों से बाहर निकाल दिया जाता था। दूसरा, जो लोकल ज़मींदार होता था वो कभी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, लैंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देता था। ओवर टाइम हमने देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम कम और कम होती चली गई, पर रेवेन्यू डिमांड अभी भी हाई है। उतनी हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए तुम सोचो किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो है ही नहीं। ज़मीन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो गई। क्यों प्रोडक्टिविटी कम हो गई? क्योंकि जो लोकल ज़मींदार है वो पैसा तो ले रहा है पर ज़मीनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और बेटा इस हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे पीजेंट्स होते थे, हमारे जो किसान थे, वो पैसे को उधार ले लेते थे। किससे? मनी लैंडर्स से, कि भाई मुझे रेवेन्यू तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर रेवेन्यू पे नहीं करूँगा तो मुझसे मेरी ज़मीनें छिन जाएगी, तो मैं लैंडलेस बन जाऊँगा। इससे बेटर है कि मैं मनी लैंडर से उधार लेके रेवेन्यू पे कर दूँ, जो भी कुछ मेरी लैंड की नेक्स्ट ईयर प्रोडक्टिविटी होगी उससे मैं कोई कर्ज चुका दूँगा। ऐसे सोच के बेचारा वो लोन ले लेता, और इसकी वजह से बेचारे जो किसान थे वो डेट्स
डेट ट्रैप में फंस जाते, कर्ज की साइकिल में फंस जाते और फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस साइकिल से बाहर निकलना। इसके बाद है महलवारी सिस्टम। बेटा महलवारी में ये जो महल है इसका मतलब होता है विलेज। मतलब अब हम एक विलेज हेडमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे रेवेन्यू कलेक्शन की। महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। कब किया था इन्होंने? 1830 में किया था। और कहाँ पर? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो पूछा जाएगा महलवारी सिस्टम कहाँ का इंट्रोड्यूस हुआ? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब। किया किसने था? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब किया था? 1830 में। हॉल्ट मैकेंजी कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी हुआ करते थे हॉल्ट। इन एरियाज़ में, इन दीज एरियाज़ जो विलेजेस होते थे, ठीक है, इन दीज एरियाज़ विलेजेस, गांव, बहुत सारे गांव है ना, विलेजेस लिखा है। विलेजेस वर कलेक्टिवली कॉल्ड महल्स। विलेजेस को क्या कहा जाता था? महल्स। और इट वॉज दीज महल, ये महल्स ही होते थे जो क्या करते थे? ज़मीनों को ओन करते थे, ज़मीनें इनकी हुआ करती थी। जो हेड होता था हर महल का, विलेजेस को क्या कहते थे? महल। और हर महल का, हर विलेज का जो हेडमैन होता था, जो हेड होता था, वही रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको दे देता था बेटा? कंपनी को दे देता था। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। इन एरियाज़ में विलेजेस को क्या कहा जाता था? कलेक्टिवली महल्स, ठीक है। और ये महल्स ही थे जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी, मतलब इंडिविजुअली मेरी, आपकी और किसी किसान की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, गांव की महल्स की ज़मीनें हुआ करती थी। और जो हेड होता था हर महल का, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और फिर कंपनी को दे देता था। जो रेवेन्यू थे वो फ्लेक्सिबल होते थे महलवारी सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की तरह नहीं थे कि जहाँ रेवेन्यू को क्या कर दिया गया? फिक्स। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स होते थे, पर महलवारी सिस्टम में ये फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे रैयतवारी सिस्टम को। रैयतवारी सिस्टम या रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? थॉमस मुनरो। किसने इंट्रोड्यूस किया रैयतवारी सिस्टम? थॉमस मुनरो। कब किया? तो 1820 में किया। क्लियर है? रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने 1820 में। इसमें ये जो रैयत वर्ड है इसका मतलब होता है पीजेंट्स, फार्मर, किसान, पीजेंट्स, फार्मर, रैयत, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये जो सिस्टम था ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बेटा? पार्ट्स ऑफ चेन्नई एंड मुंबई प्रेसिडेंसीज। मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट में, चेन्नई प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने वाले थॉमस मुनरो। कब किया? 1820 में। जो रेवेन्यू सेटलमेंट था इसमें होता क्या था बेटा? सीधे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो किसानों से, रैयत से किया जाता था। जो रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ करता था, द रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन द कंपनी एंड रैयत, मतलब पीजेंट्स से सीधे कलेक्ट किया जाता था। जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो ज़मीनों के ऑनर हुआ करते थे। इसके पहले तो सिस्टम हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें ज़मींदार ऑनरशिप होल्ड करता था। महलवारी सिस्टम में महल की ज़मीनें होती थी, गांव की ज़मीनें होती थी, किसान की ज़मीनें नहीं होती थी। समझ में आ रही बात? महल की ज़मीनें, गांव की ज़मीनें, किसानों की नहीं। पर रैयतवारी सिस्टम में ज़मीनों को किसका माना गया? कि भाई किसान की हैं। He was evicted from land if he failed to pay revenue, पर उसे उसकी ज़मीन से बाहर निकाला जा सकता था जब वो रेवेन्यू पे ना करे। जो रेवेन्यू होते थे वो सॉइल की फर्टिलिटी को देखकर इम्पोज किए जाते थे। ऐसा नहीं हवा में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या महलवारी सिस्टम की तरह हो। यहाँ पर प्रॉपर पहले केयरफुल एनालिसिस हुआ करता था सॉइल फर्टिलिटी का, उसके बाद रेवेन्यू इम्पोज किए जाते थे। जो रैयतवारी सिस्टम था ये बहुत सारे चेंजेस लेके आया। विलेज इकोनॉमी में पहला, लैंड सेलेबल कमोडिटी बन गई। पहले ज़मीनों को बेचा नहीं जाता था बेटा, बहुत बुरा मानते थे ज़मीनों को बेचना, पर लैंड सेलेबल कमोडिटी बन गई। इसका मतलब था ज़मीनों को ख़रीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, उन्हें गिरवी भी रखा जा सकता है। जो सोशल क्लास थी ज़मींदार की, वो एग्जिस्टेंस में आ गई। और ये जो ज़मींदार थे किसके लॉयल हुआ करते थे? ब्रिटिशर्स के लॉयल हुआ करते थे और बहुत इनसेंसिटिव हुआ करते थे पीजेंट्स के लिए। किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये अंग्रेजों के लॉयल थे और किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। सिस्टम कोई भी रहा हो, है ना, पर हम देख रहे हैं कंटिन्यू
के जो हमारे किसान हैं उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, है ना। तो जो हमारे पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई थी। जो ज़मीनें होती थी उनसे ऑफन छीन ली जाती थी क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, और बेचारे फिर लैंडलेस फार्मर बन के रह जाते थे और अपनी सर्विसेज दूसरों को देते थे। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती थी। एक और परेशानी इनके साथ थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एनकरेज करते थे कल्टीवेटर्स को कि आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो, है ना, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करो, इंडिको, जूट, टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर केन, ठीक है। अब आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप गेहूँ चावल नहीं ग्रो करोगे, व्हीट राइस ग्रो नहीं करना है, अब आपको शुगर कैन, कॉफ़ी, टी, इंडिगो ये सब ग्रो करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको बेचकर बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेते थे, ठीक है। इनको रॉ मटेरियल को यहाँ ग्रो करते थे, ब्रिटेन बेच देते थे और बहुत बढ़िया मार्जिन कमाते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे। इसकी वजह से हमने देखा बेटा इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होने लगा, फूड शॉर्टेजेस होने लगी और अल्टीमेटली लोग भुखमरी से मरने लगे, फेमाइन से मरने लगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो बेटा हमारी जो रूरल इकोनॉमी थी बहुत फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो हमारी जो रूरल इकोनॉमी थी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल हम बनाते थे, ठीक है, और फिर उसे ओवरसीज़ मार्केट में सेल कर देते थे। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्स, पूरी दुनिया में हमारा कॉटन जाना जाता था, वी वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो हमसे कॉटन टेक्सटाइल लेती थी लोअर रेट्स पे और यूरोप में जाके महंगे दामों पे बेच देती थी, अमेरिकन मार्केट्स में बेच देती थी और बहुत प्रॉफिट कमाती थी। एक कॉटन टेक्सटाइल खरीदा और अमेरिका और यूरोप में ले जाके बेच दिया और बहुत प्रॉफिट कमाया। ये जो ट्रेड था ये प्रॉफिटेबल उनके लिए बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और उन्हें तो प्रॉफिट हो ही रहा था पर हमारा भी तो सामान बिक रहा था तो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल था। दिस ट्रेड वॉज प्रॉफिटेबल। ये ट्रेड जितना अंग्रेज़ों के लिए प्रॉफिटेबल था उतना ही हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल था, तभी तो जो मुगल्स थे उन्होंने इसको बहुत एनकरेज किया। ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिटेबल था, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल था, तभी तो कंपनी हमसे ट्रेड करने आई। पर ऐसा नहीं था उनका ही फ़ायदा था बेटा, हमारा भी फ़ायदा था, तभी मुगल्स ने इसको एनकरेज किया। पर जब एडवेंट हुआ ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में कुछ मेजर चेंजेस किए। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो हमारे लोग खुद से हाथ से बनाते थे, जो छीपेकार थे, रंगरेज थे, बहुत बढ़िया काम करते थे, बटीक प्रिंट हुआ करता था, इस सब को साइडलाइन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो सफ़र करने लग गया, इंडियन टेक्सटाइल में डिक्लाइन होने लग गया, उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। और इसकी पॉपुलैरिटी को कम करने के पीछे अंग्रेज़ों का ही हाथ था। अंग्रेज़ों ने वहाँ रो कर इंग्लिश ट्रेडर्स ने अपने इंग्लैंड में हमारे टेक्सटाइल पे बैन लगवा दिया, हमारे टेक्सटाइल पे ड्यूटी लगवाने लग गए। तो यूरोपियन मार्केट में जब ये लोग अपना कपड़ा सप्लाई कर रहे हैं, खुद के इंग्लैंड में हमारा कपड़ा नहीं आने दे रहे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा मार्केट तो डिक्लाइन करेगा ही करेगा। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो ब्रिटेन में रेवोल्यूशनराइज्ड हो गई, है ना। इंग्लैंड में रेवोल्यूशन आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब मशीन से क्लॉथ बनने लग गए, मास प्रोडक्शन होने लग गया, और जब मास प्रोडक्शन होगा, मशीन से क्लॉथ बनने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये बहुत सस्ते रहे। वो कपड़ा जो हम हाथों से बनाते थे वो महंगा पड़ता था और ये लोग जो बनाते थे मशीनों से वो सस्ता होने लग गया। और हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत टफ़ टाइम आया, ठीक है। हम उतना लो कॉस्ट कपड़ा नहीं बना पा रहे थे जितना मशीनों से कपड़ा बन रहा था, ठीक है। मशीन मेड क्लॉथ के कंपैरिजन में तो हम बहुत महंगे जा रहे थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इंडियन क्लॉथ के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगाना चालू कर दिया, हाई ड्यूटीज़ लगाना चालू कर दिया। और अब इंडियन गुड्स अगर ब्रिटेन में जाता भी तो वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता कि कोई उसे ख़रीदता ही नहीं, तो वहाँ पर भी हमारे टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई। फिर जैसे ही ब्रिटेन के कंट्रोल में, ब्रिटिश कंट्रोल में जैसे ही बंगाल आया और दूसरे प्रोविंसेस आने लग गए, इन लोगों ने इंडियन मार्केट में अपने गुड्स के लिए जगह क्रिएट करना चालू कर दी। उनको लगने लगा कि भाई इंडिया को तो हम रॉ मटेरियल का सप्लायर रहने देते हैं, हमारे इधर मशीनें आ गई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, तो ये रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बनाएंगे और इंडियंस को सेल करेंगे। तो इंडियंस को इस तरीके से देखने लगे कि भाई ये हमारे लिए वास्ट मार्केट है।
फिनिश्ड गुड्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन। अब फिनिश्ड गुड दूसरा तो आ ही रहा था, वो टेक्सटाइल जो हम दुनिया भर में बेचते थे, अब हमारे इंडिया में भी उनका टेक्सटाइल आएगा, वो बेचा जाएगा और वही लोग खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता होगा। इंडिया अंग्रेजों के लिए डंपिंग ग्राउंड बन गया, वो अपने फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में डंप करने लग गए। इंडिया एक्सपोर्टेड गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, और हम हमारा अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अंग्रेजों को सप्लाई कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते। एक्सपोर्ट करना मतलब इंडिया से बाहर भेजना, इंपोर्ट करना मतलब इंडिया में मंगाना। तो ये रॉ मटेरियल हमसे ले जाके इंग्लैंड में दे देते और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता उसको ला ले आते इंडिया में। ठीक है, तो हमारा गुड क्वालिटी जितना भी रॉ मटेरियल था वो वहाँ पहुँच जाता, वहाँ से जो मशीन मेड फिनिश प्रोडक्ट होता वो इंडिया आ जाता, और हम सिर्फ सप्लायर बन के रह गए किसके, रॉ मटेरियल के। जो रॉ मटेरियल था उसे इंडियन क्राफ्ट पर्सन भी यूज़ कर सकते थे और मास्टरपीस बना सकते थे, पर वो अब हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो पूरा के पूरा कहाँ भेज दिया जाता था, यूरोप। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, वन वे फ्री ट्रेड, कि भाई उधर से यहाँ गुड आएगा तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, वो फ्री रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडिया में आता उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं दी जाती है ना। जैसे इंग्लैंड यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया में जो गुड ये लोग लेके आते उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं देते। हमारे इंडिया में फ्री एक्सेस था इनके गुड का, इनका कोई भी गुड हम कितनी भी क्वांटिटी में इंडिया में आ सकता था, पर हमारे इंडिया से जो टेक्सटाइल ब्रिटेन जाता था उसके ऊपर क्या लगा देते थे ये लोग, टैक्स लगा देते थे। क्या लगा देते थे, टैक्स। और इसकी वजह से वो गुड वहाँ इतना महंगा हो जाता था कि कोई उसे ख़रीदता नहीं था। तो इस तरीके से चालबाजी करते थे, अपना गुड कितना भी इंडिया में ले आए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, पर हमारे गुड के ऊपर भर भर के टैक्स लगा के उसकी प्राइस इतनी बढ़ा देंगे कि कोई इंग्लैंड में हमारे गुड को खरीदे ही नहीं। तो इन लोगों ने वन वे फ्री ट्रेड रखा। इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश टेक्सटाइल जो इंडिया में आता था उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, पर हमारा इंडियन टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड उसके ऊपर भयंकर टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे कोई वहाँ पर हमारे टेक्सटाइल को खरीदे नहीं। और जैसे जैसे ब्रिटिश टेरिटरी का एक्सपांशन होते गया, जैसे जैसे हमारे नेटिव रूलर्स का डिक्लाइन होते गया, नॉवेल्स, लैंडलॉर्ड सबकी पोजीशन ख़त्म होती गई, तो जो क्राफ्ट पर्सन थे जिनको राजा ने, ज़मींदार ने, नॉवेल्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने पैट्रनाइज कर रखा था, अब उनका बिजनेस भी ख़त्म हो गया। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो सिर्फ राजशाही कपड़े बनाते थे, राजा के लिए पेंटिंग बनाने का काम करते थे, उनके लिए म्यूजिशियन का काम करते थे। अब उन सब का पैट्रोनेज ख़त्म हो जाएगा, वो जॉबलेस हो जाएंगे। और जो डिमांड थी हैंडमेड गुड्स की वो भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ फिनिश्ड गुड इंडिया में आने लग गया था। वर्स्ट स्टेज तो तब हुई कि वो वीवर्स जो एक्सपेंसिव टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे जैसे कि ब्रोकेट वगैरह, उनका भी मार्केट अंग्रेज़ों ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया। तो हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट का मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। तो जैसे जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन होते गई, डी अर्बनाइजेशन होने लग गया। पहले क्या होता था बेटा, ये रूरल एरिया हुआ करता था, गांव हुआ करते थे, यहाँ से लोग शहरों में आते थे और अपना बिजनेस करते थे, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने लग गए, नए नए टाइप का टेक्सटाइल बनाने लग गए। अब ये टेक्सटाइल मार्केट जब ख़त्म हो गए थे, बेचारे फिर रूरल एरिया में चले गए। तो यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन हुआ था, जो शहरीकरण हुआ था, वो धीरे धीरे करके डी अर्बनाइज हो जाएगा। शहर धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे, लोगों की डिपेंडेंस फिर एग्रीकल्चर में बढ़ जाएगी। इस वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डेजर्टेड हो गई, लोग सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि आप बना भी लोगे तो क्या कोई ख़रीद ही नहीं रहा है उसको। जो सेंटर्स थे मुर्शिदाबाद एंड डेक्का इन ईस्ट में मुर्शिदाबाद, डेक्का, पटना, सूरत, अहमदाबाद वेस्ट में अहमदाबाद, सूरत। भी पटना को वेस्ट में क्यों लिखा है, ये मेरी समझ के बाहर है। पटना वेस्ट में कैसे, देखो ये रहा इंडिया का मैप, ठीक है। तो डेक्का बोले तो बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद बोले तो यही वाला एरिया, ठीक है। पटना बिहार वाले रीजन में आ जाएगा। अब हम सूरत अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये वेस्ट में ज़रूर है, पर ये पटना कहाँ से वेस्ट में इन लोगों ने लिखा है, चलो ठीक है पढ़ लो आप। तो जो सेंटर हुआ करते थे मुर्शिदाबाद, डेक्का, ये कहाँ थे, ईस्ट में। पटना को मैं कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि पटना भी इंडिया के ईस्ट में ही है, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में सूरत जरूर आएगा, अहमदाबाद आएगा, ठीक है। लखनऊ, बनारस, जयपुर नॉर्थ में, लखनऊ, बनारस, जयपुर नॉर्थ में, पेटाबोली,
मसूलीपट्टनम, मद्रास, ये साउथ में, बाकी सब सही है। मुझे समझ में नहीं आई ये पटना, ये बिहार वाला ही पटना है ना, ये कैसे इन लोगों ने वेस्ट में बोला। चलो छोड़ो। मुर्शिदाबाद डेक्का ईस्ट में, पटना सूरत अहमदाबाद वेस्ट में, लखनऊ बनारस जयपुर नॉर्थ में, पेटाबोली मसूलीपट्टनम मद्रास ये कहाँ पर, साउथ में। धीरे धीरे बेटा फिर हमारी जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होना चालू हुई। ठीक है, हमारी धीरे धीरे करके आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप होना चालू हुई। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो 1901 से लेकर के 2000 तक का जो टाइम था इसको हम बोलते हैं अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये जो अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1910 1912 का जो टाइम था, इस टाइम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाई, जिसको हम आज भी जानते हैं, आज भी टिस्को है। और टिस्को ने तो हमारा नाम बहुत रोशन किया है बेटा, क्योंकि टिस्को ने एक ब्रिटेन की कंपनी कोरस को भी एक्वायर किया है। तो टिस्को तो लीजेंड है बेटा। जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को, जो आज कहाँ पर है, प्रेजेंट डे में उसका नाम जमशेदपुर हो गया है, पर पहले इसका नाम क्या था, साक्ची। टिस्को एस्टेब्लिश कहाँ हुई, साक्ची में, पर आज इसको किसके नाम से जानते हैं, जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। और ये जमशेदपुर नाम बदला किसके नाम पे गया, जमशेद जी के नाम पे बदला गया। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ चालू हुई थी, साक्ची में, पर आज इसका नाम जमशेदपुर है, किसके नाम पे, जमशेद जी टाटा के नाम पे। दूसरी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज भी बंगाल मैसूर में आई। धीरे धीरे हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा, और इसी तरीके से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप कर गई। डिड यू नो सेक्शन आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे डिड यू नो सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बना देंगे। अब हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई स्टेप नहीं ली कि वो इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करा पाए। क्यों करेंगे बेटा, बताओ ना, क्योंकि उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ, तो वो चाहते थे कि बस इंडिया हमें रॉ मटेरियल देता रहे, हम फिनिश गुड बना के इनको बेचते रहें। तो उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया हमारी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, बिल्कुल नहीं चाहते थे वो। इसीलिए हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो बहुत स्लो, बहुत एरेटिक था जब तक ब्रिटिश रूल चला। ये जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपना रखी थी ना, फ्री ट्रेड की, द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड वॉज इम्प्लीमेंटेड एंड इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज लेवाइड ऑन फॉरेन गुड्स एंटरिंग इंडिया। बेटा यहाँ पर फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये थोड़ा सा बुक लिखने में प्रॉब्लम हुई है। द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड वॉज इम्प्लीमेंटेड, फ्री ट्रेड की पॉलिसी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज लिवाइड ऑन फॉरेन गुड्स, अगर फॉरेन गुड्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी लिवाई करेंगे, लगाएंगे, तो फॉरेन गुड्स महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। ठीक है, इंडिया में जो भी गुड इंग्लैंड से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था, उसके ऊपर हमने कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई। फिर से ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं ये लोग कि फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होगा कि इंग्लैंड से जो भी गुड आएगा उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। पर यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा, एंड इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज लिवाइड ऑन फॉरेन गुड्स एंटरिंग इंडिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच है, नो आना चाहिए, नो इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज लिवाइड ऑन फॉरेन गुड्स एंटरिंग इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो गुड प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, अब देखो इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगा ही नहीं उस गुड के ऊपर जो फॉरेन से इंडिया आ रहा था। अब जो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे थे उनको क्या फेस करना पड़ रहा था, टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था मशीन मेड गुड के साथ। अगर ऐसा होता कि इंडिया में गुड आने के पहले इसके ऊपर हम थोड़ी से टैक्स लगा देते तो ये 100 रुपये का होता, 20 रुपये का हम टैक्स लगा देते तो ये 120 रुपये का हो जाता। और जो हमारे इंडियंस हैं वो इसको 100 रुपये में अगर बना लेते तो भी लोगों के पास एक चॉइस होती कि यार 120 रुपये वाला खरीदें कि हमारे इंडिया का 100 वाला खरीदें। पर फॉरेन गुड्स भी 100 रुपये का आ रहा है, इंडियन गुड्स भी 100 रुपये का आ रहा है, तो यहाँ हमारे इंडियंस ने टफ कॉम्पिटिशन देखा किससे, मशीन मेड गुड्स। बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्री का चालू होता है लेट नहीं, कब से, 1850 से। फिर से सुनो, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है इंडिया में, ठीक है, कब, 1850 से। अब हम पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी उसका ड्रेन हुआ, वो कहाँ पहुँच गई बेटा, वो पहुँच गई इंग्लैंड। ठीक है, इंडियन लीडर जो थे जिनमें से कि एक मेन लीडर की अभी हम बात करने वाले हैं वो है दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल।
ठीक है। ये कहाँ की बात करें, इंडिया की, तो बुक का नाम क्या है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई कैसे अंग्रेज़ों ने हमारी वेल्थ को कंटिन्यूसली ड्रेन किया है, इंडिया से ले गए हैं और कहाँ ले गए, ग्रेट ब्रिटेन ले गए हैं। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करते रहे, ये कंटिन्यू हमारी वेल्थ को कहाँ ले गए, ग्रेट ब्रिटेन ले गए। ऐसा दादा भाई नेहरू जी ने अपनी बुक में लिखा है और बुक का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। द ड्रेन ऑफ वेल्थ अकर्ड इन द फॉलोइंग वे। किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, पहली बात तो ये जितना भी ट्रेड इंडिया से करते थे उसके प्रॉफिट को कहाँ भेज देते थे, है ना, कहाँ भेज देते थे, ब्रिटेन। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, जितना भी बिजनेस ट्रेड ये करते थे उसका प्रॉफिट पूरा कौन किसके पास होता था, अंग्रेजों के पास। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की थी वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी तो जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, अंग्रेजों का। प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडस्ट्री ओन बाय द ब्रिटिशर्स, वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में कौन ओन करते थे, ब्रिटिश, उससे ये प्रॉफिट अपने कंट्री भेज देते थे। फिर जब ये एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को इंडिया से तो भी इनको भारी भरकम फ़ायदा होता था। हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल ले लेके कहाँ भेज देते थे, अपनी कंट्री में भेज देते थे। जितना भी कर ये हमारे ऊपर लगाते थे, रेवेन्यू जो टैक्स हमारे ऊपर लगाते थे, उस टैक्स में जो भी अमाउंट कलेक्ट होता था वो भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था एज होम चार्जेस। रेवेन्यू कलेक्टेड इन इंडिया, रेवेन्यू जो ये लोग इंडिया में कलेक्ट करते थे उसे भी इंग्लैंड भेज देते थे एज होम चार्जेस। फिर जितने भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर खर्च होते थे, है ना, किस कहाँ पर, इंग्लैंड में, वो भी हमसे वसूले जाते थे। ऐसे सुनो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे वो हो इंग्लैंड में रहते पर वसूले किससे जाते थे, इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया के लिए हो रहे होते थे, उनका मानना ये था। फिर बेटा जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश जजेस थे जो इंडिया में काम कर रहे थे, उनको सैलरीज़ यहीं से दी जाती थी, पेंशन यहीं से दी जाती थी, पर ये सारा कुछ भेज कहाँ देते थे, अपनी कंट्री में भेज देते थे। सैलरीज, पेंशन एंड सेविंग्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इस तरीके से भी हमारा बहुत सारा पैसा वापस वहाँ चला जाता था, ब्रिटेन। फिर दादा भाई नेहरू जी कहते हैं कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ में हमारे इंडिया को लूटा गया है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज नथिंग बट प्लंडर। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है ये लूट पाट से कम थोड़ी नहीं है। नेहरू जी इस बात में भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इसी वजह से हमारे इंडिया में गरीबी आई है। एक आर्ग्यूमेंट दादा भाई नेहरू जी का ये भी है कि भाई हमारे इंडिया में अगर गरीबी आई है तो उस गरीबी के पीछे कौन जिम्मेदार है, अंग्रेज़ जिम्मेदार है ना। नेहरू जी वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेहरू जी को क्या टाइटल मिला है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम था इनकी बुक का, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से, ठीक है।